स्वागत आप सभी का हमारे इस चैनल भीमरत्न एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ से पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के उनके 100 में से 90% चांस होते हैं आने के। 100 में से 90% चांस हैं आने के आपके बोर्ड एग्जाम में। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, 100 में से 90% चांस आने के आने हैं। ठीक है, 10% चांस ही बचेंगे जो ना आने के, वरना 90% चांस ऐसे हैं जो पक्का उसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे 10 क्वेश्चंस, वरना तो इसके टाइप पे आ जाएंगे, मगर आएंगे 100 में से 99%। ओके, तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसे हमने कवर कर लिया है। आज हम इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कुछ खास है पिछली वीडियो से। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसी वीडियो से आपकी जो पिछली सभी वीडियो हैं वह कवर हो जाएंगी। अगर आपने पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आपके ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, पहले आप पिछली वीडियो को जाके देखें, तभी आपको यह समझ में आएंगी। तो अगर आपको पहली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने के 90% चांस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो इस पे कम से कम 100 लाइक तो आज आने ही चाहिए। 100 लाइक्स तो आने ही चाहिए फ्रेंड्स, 100 आने चाहिए। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बस देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से बन सकता है। ये नहीं कह रहा बनेगा, बन सकता है। ठीक है, कैसा बन सकता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने के लिए कहेगा, दो संख्या दे देगा, उनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। किसकी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन दोनों संख्याओं का मासा निकालने के लिए आएगा। इन दोनों का नहीं, अगर यह क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके रूप पर आ जाएगा। यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएंगी और क्वेश्चन सेम रहेगा बिल्कुल। तो आप तो कर ही लोगे ना, फिर कर तो लोगे ना। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो कर ही लोगे। चलो, तो अगर हमने वैसे इसे कर तो लिया है, लेकिन फिर से इसे समझाएंगे, फिर से इसे करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। देखिए, अगर हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, किससे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आप यहाँ जो बड़ी संख्या है उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, अंदर भाज्य 12,576, और छोटी संख्या को बाहर रख लोगे 4052। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पहले भाग दिया जाता है। यही होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, छोटी संख्या से पहले बड़ी संख्या में भाग दो। उसके बाद जो स्टेप्स बनते हैं वो स्टेप्स और लिखने होते हैं, और तो कुछ है ही नहीं है, वरना तो मासा ही निकालना है बस। ठीक है, देखिए 4052 से इसमें भाग दोगे। करना कैसे? सबसे पहले आपको उत्तर लिख लेना है, उत्तर डाल के ये से करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लाइन डाल देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इतना लिखने के बाद इसके नीचे ये लिखना है 4052 से भाग देना है 12,576 में, तो कितनी बार जाएगा?
देखिए 4 से पहले 12 में डिवाइड दिया जाता है, 4 तिया 12, 3 बार 3 का इसमें भाग देके देखोगे, इसमें गुणा करोगे तो 3 दूनी के 6, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 का 0 मतलब 1, 3 चौक 12। बिल्कुल बढ़िया जा रहा, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है। तो 3 ही बार जाएगा। 6 में से 6 घटा दोगे 0, 7 में से 5 घटा दोगे 2, 5 में से 1 घटा दोगे 4, बचा कितना 420। अब ये जो 420 बचा ना, 420 से इस 4052 में भाग दे दोगे। ठीक है, कैसे देखिए 420 से दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 9 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 धन 40, 10 बार दे देंगे तो 42 हो जाएगा। तो 40 ही है बस, यहाँ 42 है तो 9 बार दे दो, 9 बार चला जाएगा। 9 का 0 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, बचेगा कितना 2, 15 में 8 घटे 7, 9 9 में 7 के 2, यहाँ रहेगी 9, 9 में 7 के 2, 272, 272 से भाग दे दो किसमें, 420 में। 272 से कितनी बार जाएगा, 200 दूनी 472, तो ज्यादा ही बार जाएगा, एक बार 272, एकम 272 घटाओगे तो कितने बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ रहेंगे 1, 11 में 7 के 4, 3 3 में 2 गया 1, 148 से डिवाइड दे दोगे 272 में। 148 सेकंड, 148 बचेगा कितना 4, 6 में 4 गया 2 और 2 में से गया 1, 124 से 148 में भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार 124, इसमें बच जाएगा 4, 2 और 24 से भाग दे दोगे 124 में कितनी बार जाएगा, 2 छिक्के 12, 6 बार दे के देख लो, 6 चौके 24 के 4 आंसर बचे 2, 6 दूनी 12, 2 14, ज्यादा हो जाएगा भाई, 5 बार दे लो, 24 पंजे 120, बचेगा 4, यहाँ पे जगह नहीं आ रही, मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, बचेगा 4 और यहाँ से कटेंगे 4 बचेगा, और 4 से भाग देंगे 24 में, 4 छिंगे 24। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ समा, यानी जो हमारा ये आता है ना, लास्ट का जो आता है, जो एंड का ये होता है एचसीएफ। बस इतना था। अब इसके कुछ चरण और लिखने होते हैं, उन चरणों को लिख दो, वाई का दा आपकी एल्गोरिथम तैयार हो जाएगी, और यही होती है एल्गोरिथम तैयार। तो चरण देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए सबसे पहले हमने भाग दिया था 12,576 में, पहला चरण कितने से दिया था, 4052 से, कितनी बार गया था, 3 बार और बच गया था 420। दूसरा चरण जब लिखोगे वह था कि आपने 4052 में भाग दिया था 420 से, कितनी बार गया था, 9 बार, बच गया था 272। तीसरे चरण में आप क्या लिखोगे, 420 में भाग दिया था, कितने से दिया था, 272 से, कितनी बार गया, 1 बार, बचा था 148। चौथे में आप लिखोगे 272 में आपने भाग दिया था, वह दिया था 148 से, कितनी बार गया, 1 बार, बचा कितने 124। पांचवें में लिख दोगे अब 148 में डिवाइड दिया था 124 से, वह गया था 1 बार और बचा था 24। फिर आपने 124 में भाग दिया था, कितने से दिया था, 24 से, कितनी बार गया, 5 बार, बचा कितना था 4। फिर आपने क्या किया, 24 में भाग दिया, कितने से दिया था, 4 से, कितनी बार गया, 6 बार, बचा क्या 0, और यहाँ 0 बच जाए
तो ये हो जाता है आपका HCF। तो इसमें लिख दोगे अतः जो HCF आया वह आया 4। कितना आया 4। जो आपका HCF आया कितना आया 4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम से अगर हमें HCF ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को अंदर रखकर छोटी संख्या से डिवाइड दे दोगे, फिर डिवाइड देते आओगे जैसे मासापा ज्ञात करते थे हम भाग विधि से, और फिर उसके जो चरण है कुछ स्टेप्स बने थे, केसेस बने थे आपसे, उन केसेस को आप सिस्टम बाय सिस्टम सजा दोगे, लिख दोगे, और अतः HCF जो लेकर के आता है वह 4 आया। यही हो जाता है आपका फाइनल आंसर। हमें यही निकालना था, और ऐसे बिल्कुल आप एग्जाम में करोगे तो वह कदम आपको पूरे के पूरे नंबर्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कितने का? 2 नंबर का। मैंने पहले चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन बताए? 5 नंबर के आते हैं। इसमें से 2 नंबर के 2 आते हैं, 1 नंबर का 1 आता है जो बहुविकल्प में होता है। तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर 2 नंबर का आता है। तो इसे तो आप रट लीजिए, एक तरह से ये मान लो माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आना ही आना है, ये नहीं तो कुछ और आएगा, मगर आएगा ऐसे ही। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो तो नेक्स्ट अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, इसे रफ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इनके आधार पे बनता है कि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं दूसरे वाले प्रश्न में कि इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है यानी दर्शाना है कि कोई धनात्मक समपूर्णांक होगा वह 2q के रूप का, और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वह 2q प्लस 1 के रूप का होगा। भाई एक बात बताओ, कैसी भी संख्या ले लो, उसका अगर आप डबल करोगे तो वह तो समपूर्णांक ही बनेगा ना। कैसी भी ले लो, उसका डबल करने पर सम ही बनता है। मान के चलो आपने 9 ले लिया, 9 का डबल करोगे तो 18 सम, 2 ले लिया, 2 का डबल करोगे तो 4 सम, 3 ले लोगे तो 6, उसका डबल करोगे सम ही बनेगा। और उसका डबल करके उसमें 1 जोड़ दोगे तो विषम बनेगा। सही बात है भाई, ये बिल्कुल सही बात है, यही हमें दर्शाना है। तो इसे दर्शा देंगे, देखो कैसे आप लिखोगे उत्तर में, माना ए कोई धनात्मक समपूर्णांक है तथा इसमें देखोगे तुलना करोगे b बराबर 2 है। इसमें लिखोगे माना एक कोई धनात्मक, इसमें लिखोगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। इतना लिख लोगे। अब आप कहोगे कि ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धन की संख्या है, और b का मान 2 है, वो मैंने यहां से लिया है। देखो यहां से ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से ले लिया मैंने b का मान 2। कहां से ले लिया? यहां से। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। तो अब लिखोगे इसमें यूक्लिड क्या से, हाँ यहां से मान लिया मैंने। तो अब इसमें लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है r का मान, या बराबर भी हो सकता है लेकिन b से छोटा होता है। तो b यहाँ पे क्या है भाई, b यहाँ पे 2 है,
तो यानी अगर r का मान निकालेंगे या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अगर r के मान की तुलना करोगे आप, या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा, क्योंकि 2 से तो छोटा ही होगा। 0 तो हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से तो छोटा ही होगा ना r का मान, कह रहा है। ठीक है, 2 से छोटा होगा तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो सबसे पहले आप 0 पर चेक कर लोगे, r बराबर 0 पर जांच। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय का। a का मान हमें घातांक पूर्णांक है, b का मान है हमारे पास 2 और q तो है, r का मान क्या रख रहे हैं हम, 0। ऐसे सॉल्व करेंगे तो a बराबर 2q हो जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग जा रहा है ना, कितनी बार, q बार। 2 से यह कट रहा है, यानी 2 से जिसमें भाग चला जाता है तो वह समपूर्णांक होगा। अतः 2q समपूर्णांक है। अब एक और करेंगे हम, r बराबर 1 पर जांच। यहां से कर लेते हैं, देखिए r बराबर 1 पर जांच कैसे करेंगे। क्या सूत्र होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान हमें पता नहीं, b का मान पता है 2, q प्लस r का मान लगा रहे हैं हम 1। इसमें 2 से डिवाइड दोगे तो जाएगा ही नहीं, 2 से 2 में तो चला जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, तो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा। ऐसे एग्जाम में मत करना, मैं समझा रहा हूँ बस। 2 से इसमें भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है। इसलिए 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही आपको दर्शाना था कि 2q तो आपका धनात्मक समपूर्णांक है और 2q प्लस 1 जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो हमने दर्शा दिया। और y का एल्गोरिथम लगा के हमने दर्शाया है। यही ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। y का पूरे के पूरे नंबर्स आपको मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन से आता है, अगर आया तो 2 नंबर्स में फंसेगा। या फिर आपसे ये भी कह सकता है धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग या धनात्मक समपूर्णांक का घन। वर्ग कहेगा तो वर्ग कर देंगे यहाँ, घन करेगा तो घन कर देंगे यहाँ। बाकी का तो सेम ही करना है, कुछ करना नहीं है। हमने ऐसे सवाल किए हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था, बहुत महंगा। आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी गुणनखंड करके इनका पहले हम क्या निकालेंगे, HCF, और फिर इनकी सहायता से एलसीएम निकाल देंगे। तो चलो स्टार्ट करें, ठीक है। देखो सबसे पहले 96 और 404 के आप कर लोगे गुणनखंड, ठीक है। करना 96 के करेंगे तो 2 से 4 बार 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसमें दोगे तो 2 से दोगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 से 101 में एक ही बार जाएगा, ठीक है। इनका जो एचसीएफ आएगा, इनके गुणनखंड लिख लोगे। 96 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 1 इंटू 3। 404 के कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब इनमें पेयर बनाओगे तो इसका बना, इसका बना, तो कितने बने, एचसीएफ निकालोगे जब आप तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4। क्या आ गया, 4। अब इनकी सहायता से क्या लगाना है, एलसीएम निकालना है।
तो एलसीएम तो बड़ा ही सिंपल है, उसके लगा देंगे सूत्र से। क्या था सूत्र, क्या था सूत्र? था प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू में लासा। ठीक है, क्या सूत्र था? प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। या पहली कर लो क्योंकि हमने दूसरी लिखा है। तो इनके लिए सूत्र होता है वो बहुत ही बढ़िया सा सूत्र है, वो होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। इसमें मान लगा दोगे अपने आप ही लासा निकल जाएगा। कैसे? पहली संख्या आपको दे ही रखी है, कितनी है? 96। दूसरी संख्या कितनी है? 404। मासा आपको आई है ज्ञात करके 4, लासा निकालना ही है। देखो कितना सिंपल सा हो जाएगा। 4 यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 से इसमें भाग दे दोगे, 4 एकन 4 0, 4 एकन 4, यानी 96 से आप गुणा कर दो 101 में तो क्या निकल जाएगा आपका? लासा। 96 से 101 में गुणा करोगे, 96 एकन 96 के 6 हासिल 9, 9 में 0 से 96 से 0 में 0, 9 हासिल के लग जाएंगे, 96 एकन 96, यानी 96 ये हो जाएगा लासा, यानी फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपका एचसीएफ जो आया वो 4 आया, एलसीएम आया 96। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, ऐसा लगा जैसे चुटकियों का खेल है। ठीक है, इसे रफ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका चौथा सवाल। चौथे सवाल क्या कह रहा है कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657, दो संख्याओं का 9 दिया है। एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। अभी बिल्कुल जस्ट सेम किया था ऐसा ही सवाल, अगर आपको ध्यान हो तो क्या सूत्र लगाया था मैंने? प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर मासा इंटू में लासा। यही तो लगाया था अभी, बस सेम क्वेश्चन इसमें लगा दो, इनके जो मान है उन्हें लगा दो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। प्रथम संख्या क्या है? 306। द्वितीय संख्या क्या है? 657। मासा दिया है 9, लासा निकलवाया है, एलसीएम यानी लासा ही होगा। अब 9 यहां से हटाओगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में 9 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 9 से काटोगे 9 7 63, 2 बचेंगे, 9 3 27, 73 बार कटेगा। कितनी बार? 73 बार। और 73 का इसमें गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22,338। ये हो जाएगा आपका लासा, यानी फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसमें तो। और ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है 100%, ज्यादा से ज्यादा आने के चांस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, आता है 1 नंबर में। क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यह कह रहा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और n क्या है यहाँ? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। n क्या है यहाँ पे? n क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी n का मान जो रखोगे प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या यहाँ 1 से स्टार्ट होती है और डेटस कहां तक जाती है? अनंत तक। ठीक है, ऐसे ही तो होता है नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर n, यानी n पे हम यहाँ अगर कोई नेचुरल नंबर रखें, जैसे 6 की पावर में 1 रख दूं तो कितना आंसर आएगा? 6। 6 की पावर अगर मैं 2 रख दूं तो क्या आएगा? 6 × 6 यानी 36, फिर भी कई अंक क्या आएगा? 6।
अगर मैं 6 की पावर 3 रख दूं तो 6 इंटू 6 यानी 6 छंगे 36 छंगे 216, फिर भी कहीं क्या आएगा 6। यानी कितना भी रख दो 6 की पावर कोई सी प्राकृत संख्या रख दो तो आंसर आपका क्या आएगा 6 ही आएगा। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। भाई नहीं हो सकती, क्या तो हो ही नहीं रही। ये तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन लिखोगे कैसे, इसमें लिखोगे 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 3 और इनकी पावर n। इसमें लिख दोगे क्योंकि 6 के अभाज्य वर्णखंडों में पांच नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करना था इसका, बस और कुछ था ही नहीं, यही हो गया इसका आंसर। हमें यही बताना था कि क्या अगर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, अगर जो n की वैल्यू हम कोई प्राकृत संख्या रखें तो भाई नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट में 6 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, कभी 0 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक किसी संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं बनता है तो वहां पे 0 बनना असंभव होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। भाई यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में √, की संख्या सिद्ध करने के लिए जो अपरिमेय संख्या कहती है उन्हें सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन 100 में से, उसमें तुम्हें 100% कहूंगा कि पक्का आता है, 100 में से 100% पक्का आता है। √, की 5 जो होती हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, तो इन्हें तो आप एकदम सीख लीजिएगा अगर आपको नंबर लाना है तो। 2 नंबर तो पक्के यहाँ से बन ही जाएंगे आपके, कहीं नहीं जाने वाले, अगर आप √, की संख्याओं को सिद्ध करना सीख गए। इसमें 2-3 टाइप्स में बांटी गई है √, की संख्या, कहीं तो ये सिंगल ही दे दे, कहीं 2 पार्ट्स में तोड़ दे, कहीं प्लस में तोड़े, कहीं माइनस में तोड़े, या कहीं भाग में दे दे, या कहीं गुणा में दे देगा। आज सभी संख्याओं को हम सीखेंगे, पहले हम सिंगल संख्या को कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे ही धीमे धीमे सभी को करेंगे, तो लगे रहे हमारे साथ। चलो इसका उत्तर करते हैं। देखिए आप सबसे डालोगे उत्तर पहले, क्योंकि यही डालोगे, तो इसमें लिख दोगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। भाई मैंने आपको बता दिया है कि जब तक आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपके समझ में ये कम आएंगे। आप सबसे पहले हमारी पहली वीडियो को जाके देखें, तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको सबसे पहले जरूरत है पहले वीडियो की। इसमें लिख दोगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q स्वयं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा, बट्टे वन मारोगे वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा। √5 का वर्ग करोगे तो 5, 1 का वर्ग करोगे तो 1, p का वर्ग करोगे तो p स्क्वायर, q का वर्ग करोगे तो q स्क्वायर। h का गुणा कर दोगे, इसमें लिख दोगे h का गुणा करने पर आप जो स्टेप करते हो उसे लिख दिया करो, क्योंकि उससे बढ़िया लगता है, एग्जामिनर को बढ़िया समझ में आ जाएगा जब वो चेक करेगा। तो पी स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे तो पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर का 5 में गुणा करोगे तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, या 5 गुणा में इसे धन लाओगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्यू स्क्वायर। इसमें लिख दोगे चूंकि पी स्क्वायर में जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, मान के चलो P में जब 5 से भाग जाएगा तो क्या आएगा कि 1 आएगा, और फिर से इसमें लिखोगे कैंची का गुणा करने पर। बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसे ही करते जाओगे। p का गुणा जब 1 में करोगे तो क्या आएगा, p आएगा, और 5 गुणा k1 में करोगे तो क्या आएगा, 5 × k1। ये आ गया हमारा p का मान। क्या आ गया, p का मान। और इसे समीकरण क्या दे दोगे, 1 दे दोगे। अब p का मान समीकरण 1 में धर दोगे। अब कहां से करूं, मैं यहां से कर देता हूं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, समीकरण 1 p स्क्वायर अपॉन 5, p का मान कर दोगे 5 k1 का स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्या था, q स्क्वायर। यही तो था। इसका वर्ग खोलोगे तो 25 k1 का स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर। 5 से 25 को काटोगे तो 5 बार, यानी 5 k1 का वर्ग बराबर q स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 5 गुणा में है, इधर लाओगे तो भाग में हो जाएगा, k1 का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन 5। फिर से वही लाइन, क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, q में मान चलो 5 से भाग दिया तो क्या आ रहा है कि 2 आ रहा है। इसके बट्टे पर माने कैंची का गुणा कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा q बराबर 5 × k2। यह आ जाएगा q का मान। भाई p का मान क्या आया, 5 × k1, q का मान क्या आया, 5 × k2। हमने क्या माना था, p और q कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है पता है, सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका मासा 1 आता है, लेकिन यहाँ पे तो p और q का मासा 5 आ रहा है, दिखाई दोगे तो 5 कॉमन बनना है ना, तो इनमें मासा क्या आ रहा है, 5। तो यह तो सहभाज्य संख्या नहीं है, तो मतलब हमने गलत मान लिया था। तो इसमें आप थोड़ा सा रफ करोगे, हम इसे रफ करते हैं। चलो आप इसे करें, नोट कीजिए। ये जो p का मान आया वो आया 5 × k1 और q का मान आया 5 × k2। यानी इनका अगर पेयर बनाओगे तो HCF आ जाएगा 5। क्योंकि इसमें लिख दोगे हमारा माना हुआ गलत था,
अतः यह उसके विरोधाभास है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कर देना है आपको और लिख देना है यहाँ पे सिद्ध हुआ। बस इतना कर देना आपका काम होगा, बाकी का काम रह गया एग्जामिनर का नंबर देने का। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पिछली वीडियो हमने ये सवाल फुल डिटेल्स में कराया था। मैं भी कह रहा हूँ आप पिछली वीडियो में जाके देखें, वह उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, पिछली वीडियो देखें, वहां से आपकी फुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने बहुत पॉइंट टू पॉइंट ये सवाल कराया था। अभी तो हमने जल्दी जल्दी करा दिया था क्योंकि हमने ये करा रखा था। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे मैंने हमें अभी पहली सवाल में आपको बताया था कि सिंगल भी दे सकता है, जिसे 2 पार्टों में भी तोड़ के दे सकता है, गुणा में भी दे सकता है या भाग में भी दे सकता है। तो यहाँ पे 2 पार्टों में तोड़ दिया। 3 - 2√5 इसको सिद्ध करना है। तो देखिए इसे ऐसी संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही है। तो इसमें लिख दोगे उत्तर डाल के, माना 3 - 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं है, ये शर्त है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, जो 3 है ना, इसे 3 को पक्षांतर करके वहां भेज दो उधर साइड। तो ये हो जाएगा -2√5 बराबर P/Q। ये 3 प्लस ये दोनों मिलेंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, इसमें लिख दोगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब क्या, अब यहां से जो माइनस है ना, इससे माइनस को समाप्त करना है, तो इस माइनस से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो प्लस की संख्या आगे लेते हैं और माइनस की संख्या पीछे लेते हैं हमेशा। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर 3 - P/Q। क्योंकि यहाँ 2 गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो ये बचेगा √5 बराबर 1/2 3 - P/Q। क्योंकि देखिए भाई, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा करोगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। यानी यह तो संख्या हमारी परिमेय संख्या बनेगी। और ये जो है हमारी सीधी सीधी दिखाई दे रही है हमें कि यह हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसे ऐसे काट दोगे बीच में से, तो और बाकी का इसमें वही थ्योरी लिख दोगे जो मैंने आपको बताई थी। क्योंकि हमारा माना हुआ गलत था, इसमें लिख दोगे हमारा माना हुआ गलत था, यह उसके विरोधाभास है।
अतः 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, इसमें लिख दोगे सिद्ध हुआ। ठीक है, बस ये था क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बस सिंपल सा चलिए और कुछ किया ही नहीं। चलो इसे नोट कीजिए। अगले सवाल में अपना सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या करोगे, वही काम, माना 2√7 एक परिमेय संख्या है, अपोजिट मान लोगे। उसके बाद क्या करोगे, जब ये परिमेय संख्या है तो 2√7 को हम P/Q के रूप में लिखा सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। इतना तो हम बहुत देर से करते आ रहे हैं, और Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां से आगे की बात बन रही है, यहां तक तो हर कोई लिख लेता है। अब यहां से आगे क्या करना है, देखिए 2√7 बराबर P/Q है। 2 यहाँ गुणा में है, इधर साइड लाऊंगा तो मैं यहाँ से हटके क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो P और Q पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो ये सभी पूर्णांक ही हो जाएगा ना। जब ये पूर्णांक से पूर्णांक में भाग दोगे तो पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या होगा, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो ये क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो ये तो 2√7 है, ये है परिमेय संख्या। और कभी भी भाई परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो अतः हम हर बार लिखते हैं, क्योंकि हमारा माना हुआ गलत था, यह उसके विरोधाभास है। अतः 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इसमें लिख दो सिद्ध हुआ। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो बहुत ही सिंपल था। इसमें से बस 2 यहाँ से उठा के यहाँ रखा, हो गया काम। इतना काम था, बताओ कुछ था इसमें? नहीं। चलो नोट कीजिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न 7/80, दूसरा है 14,588/625। भाई फ्रेंड्स, इस सवाल में कुछ नहीं है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी, मैं अब भी कहता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पीछे जाइए, हमारी पहली वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको इस प्रणाली में। अगर आप उन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी है, उन्हें हमारी प्रणाली जो बताए जा रहे हैं ये सवाल, ये समझ में आ रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं उन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज वो निराश न हो, हताश न हो, हमारी पिछली वीडियो को जाके देखें, उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है ये। ठीक है, तो चलो करते हैं। भाई ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना भाग दिए, हमें ये बताना है कि यह जो दशमलव प्रसार इसका आएगा वह शांत आएगा या अशांत। तो देखिए, उसे बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हर होता है ना, हर, उसके गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या बनेंगे, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, और 2 से 10 बार, और 2 से 5 बार, और 5 से 1 बार। तो कितने आए,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 4 बार और 5 एक बार। भाई 2 2 2 2 5 आ रहा है, यानी जिन संख्या में 2 2 2 और 5 आए, केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए, वो होता है शांत। ये हमने बता रखा था, तो ये कैसा हो जाएगा? शांत। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। अब हमारा ये शांत तो हो गया, हमें इसका दशमलव प्रसार और निकालना है। चलो उसे भी निकाल देते हैं, यहाँ पे जगह निकाल लेते हैं। 7/80 है, इसका दशमलव प्रसार निकालोगे तो हमने गुणनखंड किए थे, क्या आए? 7 ये आए थे 2 की पावर 4 इंटू 5। देखिए हमें नीचे बनाना होता है 10, 2 की 4 है या 5 की 4 और चाहिए थी, लेकिन 5 एक है। कितनी चाहिए? 5 की 3 और चाहिए, तो 5 की 3 से ऊपर बढ़ा, 5 की 3 से नीचे बढ़ा, हो जाएगा 5 की 3 और 1 4, यानी 7 गुणा 5 25 पंजे 125 बटे ये कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 की पावर 4। इनका गुणा करोगे 125 का गुणा 7 में करोगे तो क्या आएगा आंसर भाई? 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 एक 7 और 1 8, 875 बटा 1 2 3 4, इसे खोल दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.0875। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन बताओ, कुछ नहीं था। आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उनमें ये देखो क्या बन रहा है, 2 2 2 या 5 5 आ रहा है, तो शांत हो जाएगा विदाउट। तो फिर तो हम 10 की पावर के रूप में बना लेते हैं, नीचे से 0 हटाते हैं, ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। चलो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हर के गुणनखंड मैंने वही बताई रखा है। 625 के गुणनखंड करोगे तो क्या बनेंगे? 5 एकम 5 5 10 55 25, 5 दूनी 10 55 25 55 25 और 5 एकम 5, क्या बने? 55 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी 14,588 बटे 5 की घात कितनी आई? 4। एक बात बताओ, केवल 2 2 2 आए तो शांत होगा, केवल 5 5 5 5 आए तो शांत होगा, केवल 2 और 5 आए तो भी शांत होगा, या इनके अलावा कुछ और आए तो अशांत होगा। लेकिन इसमें तो केवल 5 5 आ रहा है तो शांत ही होगा, तो क्या हो जाएगा? शांत। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार भी निकालना है। 5 की 4 है, हमें कितनी चाहिए हर 0 बनाने के लिए? 2 की पावर 4, तभी तो 10 बनेगा। तो 2 की पावर 4 से ऊपर बढ़ा, 2 की पावर 4 से नीचे बढ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14,588 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से ऊपर बढ़ा और 2 पंजे 10 की पावर हो जाएंगी 4। इनका जो गुणा करोगे तो इनका बनेगा 23 34 08, 23 34 08, 2,33,408। और ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 23.3408, ये बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ करना नहीं था इसमें, और ही सिंपल है बाकी अदरवाइज क्वेश्चन से। चलो तो इसे नोट कीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है। निम्न को सरलतम भिन्न के रूप में लिखो 2.4 पे डैश। भाई ऐसा प्रश्न हमने एनसीईआरटी की बुक्स में अभी तक नहीं पढ़ा है, और नहीं एनसीईआरटी बुक्स में यह वाला सवाल है। तो यह वाला सवाल हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है, क्योंकि ऐसा सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो एग्जाम में आ जाता है तो हमें करना चाहिए, तो इसके लिए हमने ये बढ़ाया है अपनी तरफ से। चलो तो इसे भी कर लेते हैं, समझा देते हैं कैसे होगा। देखिए
यहाँ बार लग रहा है, बार का मतलब बार हटाऊंगा तो बार बार संख्या आएगी, बार का मतलब बार बार। जैसे माना अगर मैं यहाँ से बार हटा दूं तो x बराबर 2.4 का जो बार था हटा दूं तो 4 4 4 4 ऐसे जाता जाएगा कहां तक, अनंत तक। ये जो है ये x के बराबर है, ये मैंने मान लिया। अब क्या करूंगा, मैं इसे समीकरण 1 दे दूंगा, इसे मैं लिखूंगा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर अगर मैं इस समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 24.444444 कहां तक, अनंत तक। ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो घटा दोगे तो ये बनेगा 10x में से 1x घटा दोगे तो बचेगा 9x, 24 में से 2 घटाओगे तो 22, पॉइंट पीछे बचाएगा, 4 में 4 घटाओगे 0, 4 में 4 घटाओगे 0 0 0 0 अनंत तक। यानी पीछे से तो सभी 0 हटा दोगे क्योंकि तो पॉइंट के बाद 0 लगाते नहीं है ना। तो 9x बराबर क्या आया, 22 बटा 22, 9x बराबर क्या आया 22 और x बराबर क्या हो जाएगा 22 बटा, या 9 गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में। x क्या माना था हमने, ये वाला यही तो था, और x का मान आ गया 22 बटा 9। हमसे बदल पा रहा था सरलता भिन्न के रूप में, ये बदल दिया, बस इतना ही क्वेश्चन था, करना ही नहीं था कुछ इसमें रख दोगे आंसर, फाइनल आंसर इतना था। चलो तो ठीक है, बस इतना ही प्रश्न था, और बस इतना ही प्रश्न था। तो आज की बस इतने ही सवाल हमने किए, 10 क्वेश्चन से हैं। इन 10 प्रश्न में से आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं फ्रेंड्स, तो आप इन सवालों को नोट कीजिए, अच्छी से कॉपी में सजा लीजिए, क्योंकि हर वीडियो के हर चैप्टर के हम आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से दिएंगे, और हर चैप्टर में हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ से हमने जो 10 क्वेश्चन कराए हैं ये कहीं से बाहर जाएगा ही नहीं, यहीं से आपके पेपर में, ये मेरी गारंटी है आपसे।